17 सालों पहले मालेगांव की मस्जिद के बाहर एक बम धमाका हुआ। 6 लोगों की जान गई, 100 से ज्यादा जख्मी हुए। पर अपराधी कौन? 17 सालों बाद भी ये सवाल जस का तस है। जो आरोपी थे वो सब बरी कर दिए गए हैं। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी 7 आरोपियों को मालेगांव ब्लास्ट केस से बरी कर दिया है, क्योंकि सबूत पुख्ता नहीं मिले। आरोपी संस्था अभिनव भारत से जुड़े कुछ आरोपियों पुरोहित, राहिरकर और प्रवीण उपाध्याय के बीच वित्तीय लेन देन हुआ था। बात रिकॉर्ड में था, अदालत ने माना भी, लेकिन सबूत नहीं मिल पाया कि उन रुपयों का लेन देन आतंकी वारदात के लिए हुआ हो। आरडीएक्स और बम से लेकर बाइक के मालिकाना हक तक, घटनास्थल के सबूतों और फोरेंसिक एनालिसिस से लेकर आरोपियों की फोन टैपिंग तक, अभिनव भारत के फंड का आतंक में इस्तेमाल से लेकर धमाके की साजिश तक एक भी आरोप एटीएस और एनआईए साबित नहीं कर सका। मतलब भाई साहब, आतंकी धमाका हुआ, लोग मरे, कई लोग घायल हुए, लेकिन 14 सालों में एनआईए की जांच अपराधियों का पता नहीं लगा सकी, आरोपियों के खिलाफ सबूत इकट्ठे नहीं कर पाई। धमाका अपने आप हो गया क्या? लोग अपने आप मर गए क्या? क्या किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं? एनआईए, एटीएस और कोर्ट्स ने अब तक किया क्या? न्यूज दैट मैटर्स के इस एपिसोड में बात इन्हीं सवालों पर। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। 29 सितंबर 2008 की शाम महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में सब कुछ रोज जैसा था। हर दिन की तरह भिक्कू चौक की पास वाली मस्जिद में लोग ईशा की नमाज पढ़ने गए। इस वक्त रमजान चल रहे थे तो भीड़ नॉर्मल से ज्यादा थी। नमाज खत्म होते होते रात के तकरीबन 9:30 बज चुके थे। नमाज खत्म करने के बाद जैसे ही लोग मस्जिद से बाहर निकले, एक जबरदस्त धमाका हुआ। धमाका एक मोटरसाइकिल में रखे विस्फोटक से हुआ था, जो मस्जिद के पास ही खड़ी थी। चंद सेकंड के अंदर सब कुछ बदल गया। 6 लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। धमाके के बाद पूरे शहर में डर और गुस्से का माहौल था। शुरू में किसी को समझ नहीं आया कि हमला किसने किया, क्यों किया। इसके बाद जांच शुरू की गई। जांच की जिम्मेदारी महाराष्ट्र पुलिस की एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस को दी गई। एटीएस ने हेमंत करकरे के नेतृत्व में काम करना शुरू किया और जल्द ही कुछ बड़े खुलासे किए। हालांकि जांच के 2 महीने बाद ही एटीएस चीफ हेमंत करकरे की मुंबई हमलों के दौरान मौत हो गई थी। एटीएस की जांच में सामने आया कि इस धमाके के पीछे हिंदू उग्रवादी संगठन अभिनव भारत का हाथ है, जिसका मकसद हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए आतंकी गतिविधियां करना था। एटीएस ने यह भी कहा कि मोटरसाइकिल जिस पर बम रखा गया था साध्वी प्रज्ञा के नाम पर रजिस्टर्ड थी। ये पहली बार था कि किसी बड़े आतंकी हमले में हिंदू उग्रवादियों पर शक जताया गया हो, और इन हिंदुत्ववादी संगठनों के नाम कई राज्यों से जुड़े हुए थे। इस वक्त केंद्र सरकार को लगा कि यह कोई सामान्य राज्य स्तरीय केस नहीं है, इसलिए सिर्फ एक राज्य की एजेंसी के लिए इस पूरे नेटवर्क की तह तक जाना मुश्किल था। इसी वजह से साल 2011 में यह केस एनआईए को सौंप दिया गया। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एक सेंट्रल एजेंसी है, जिसे साल 2009 में मुंबई हमलों के बाद केंद्र सरकार ने खास तौर पर आतंकी मामलों की जांच के लिए बनाया था। एनआईए ने केस की जांच को आगे बढ़ाया और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, केस ने नया मोड़ लेना शुरू किया। धमाके के आरोप में लोगों के नाम आने शुरू हुए। सबसे पहले थे प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित। प्रज्ञा ठाकुर तब एक साध्वी के रूप में जानी जाती थी, बाद में राजनीति में आई और भारतीय जनता पार्टी की सांसद बनी। वहीं श्रीकांत पुरोहित भारतीय सेना में कर्नल के पद पर तैनात थे। इन दोनों का नाम सामने आते ही मीडिया, राजनीतिक दलों और जनता के बीच सवालों की बाढ़ आ गई। क्या वाकई कोई साध्वी और आर्मी अफसर आतंकवादी साजिश में शामिल हो सकते हैं? इनके अलावा और भी लोग इस मामले में आरोपी बनाए गए। रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी, इन सभी को भी धमाके की साजिश और प्लानिंग में शामिल माना गया। इन सभी पर गंभीर धाराएं लगाई गई। खास तौर पर यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए, जो आतंकवाद से जुड़ी सबसे कड़ी कानूनी धारा मानी जाती है। साथ ही इन पर आईपीसी के तहत हत्या, साजिश, देशद्रोह जैसी घटनाओं के लिए भी धाराएं लगाई गई। इस केस की जांच और सुनवाई के दौरान कई उतार चढ़ाव आए।
आरोपियों ने कहा कि उन्हें फंसाया गया है, जबकि जांच एजेंसियों का दावा था उनके पास सबूत हैं जो साजिश की पुष्टि करते हैं। इसी बीच राजनीति भी इस केस में घुस आई। कुछ इसे हिंदू आतंकवाद का चेहरा कहने लगे तो कुछ ने इसे राजनीतिक साजिश बताया। साल 2014 में केंद्र में सत्ता बदल गई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उसके एक साल यानी 2015 में इस मामले में एक बड़ा मोड़ आया। इस केस से जुड़ी एक सीनियर सरकारी वकील रोहिणी सालियान ने कहा उनके पास एनआईए के एक वरिष्ठ अधिकारी सुहास वार्के का फोन आया है और वार्के ने साफ साफ कहा है कि ऊपर से संकेत मिला है कि जब सुनवाई शुरू हो तो इस मामले में थोड़ा नरम रुख अपनाया जाए, यानी आरोपियों के खिलाफ ज्यादा सख्ती ना दिखाई जाए, तर्कों और दलीलों को धीमा रखा जाए। रोहिणी सालियान ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। कुछ समय बाद बिना कोई स्पष्ट कारण बताए उन्हें इस केस से हटा दिया गया। कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, बस चुपचाप हटा दिया गया। उनके इस बयान के बाद जब मामला मीडिया में आया तो एनआईए ने सुहास वार्के को हटाने का दिखावा किया, उन्हें जांच से अलग जरूर कर दिया, लेकिन थोड़े समय बाद ही उन्हें महाराष्ट्र एटीएस में वापस ले लिया गया। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि वो उसी केस की निगरानी एटीएस की ओर से करते रहे जिससे उन्हें हटाया गया था, यानी स्थिति वही रही। इसके बाद साल 2016 में एनआईए ने अपनी जांच पूरी कर चार्जशीट फाइल की, लेकिन इस चार्जशीट ने केस की दिशा ही पलट दी। एनआईए ने कहा कि उन्हें प्रज्ञा ठाकुर और 3 अन्य लोगों के खिलाफ पक्के सबूत नहीं मिले और इसलिए इन चारों के खिलाफ आरोप हटाए जाएं। कोर्ट ने यह दलील बाकी 3 लोगों के लिए तो स्वीकार कर ली, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर को ट्रायल का सामना करने का आदेश दिया। यानी कोर्ट ने साफ कहा कि भले ही एजेंसी को सबूत कम लग रहे हों, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ ट्रायल होना चाहिए क्योंकि उनके नाम पर बम रखने वाली मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड थी। 2018 में एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने बचे हुए 7 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई शुरू की। यहां से शुरू हुआ गवाह पलटने का सिलसिला। इस केस में कुल 323 गवाहों से पूछताछ की गई। ये गवाह अलग अलग स्तर पर मामले से जुड़े थे। कोई चश्मदीद था, कोई विस्फोटक के आसपास मौजूद था, कोई आरोपी के संपर्क में रहा था, तो कोई जांच के दौरान सामने आया था। इन सभी से पूछताछ के बाद उनके बयान दर्ज किए गए, लेकिन जब इन्हें अदालत ले जाया गया तो इनमें से 39 गवाह अपने बयान से पलट गए। यानी उन्होंने जो बातें पहले पुलिस या जांच एजेंसी के सामने कही थी उन्हें कोर्ट में जाकर बदल दिया। इसके बाद अब मालेगांव बम धमाके पर फैसला सुनाते हुए एनआईए की स्पेशल अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। बीबीसी के मुताबिक फैसला सुनाते हुए जस्टिस ए.के. लाहोटी ने कहा यह मामला गंभीर था, लेकिन अदालत सिर्फ आरोपों के आधार पर किसी को सजा नहीं दे सकती। कानून कहता है कि जब तक किसी पर लगे आरोपों के पीछे पक्के, साफ और भरोसेमंद सबूत ना हो तब तक उसे दोषी नहीं माना जा सकता। अदालत में अभियोजन पक्ष ने यह तो साबित कर दिया कि धमाका हुआ था, लेकिन वो ये साबित नहीं कर पाया कि बम एक मोटरसाइकिल पर रखा गया था और वो मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा की थी, जबकि शुरुआत से यही कहानी थी कि बम मोटरसाइकिल पर रखा हुआ था। जब यह बात ही साबित नहीं हो पाई तो मामला कमजोर पड़ गया। इसी तरह एक और बड़ा आरोप यह था कि लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित कश्मीर से आरडीएक्स लेकर आए थे। अभियोजन पक्ष इसका भी कोई सबूत नहीं जुटा पाया। न कोई गवाह था, न कोई दस्तावेज जो ये साफ कह सके कि वह विस्फोटक उन्हीं के जरिए लाया गया था। न ही यह सिद्ध हो सका कि पुरोहित ने अपने घर पर ही बम तैयार किया था। इसके अलावा अभियोजन पक्ष का कहना था कि इस हमले की साजिश इंदौर, उज्जैन और नासिक में बैठकों के दौरान रची गई थी, लेकिन अदालत में अभियोजन पक्ष इन बैठकों के बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं दे पाया। न कोई रिकॉर्डिंग, न कोई चश्मदीद गवाह, न कोई दस्तावेज और न ही कोई तकनीकी डाटा। आरोप यह भी था कि अभिनव भारत से जुड़े कुछ आरोपियों पुरोहित, राहिरकर और प्रवीण उपाध्याय के बीच वित्तीय लेन देन हुए थे। ये बात रिकॉर्ड में थी और इसे अदालत ने भी माना, लेकिन यह साबित नहीं हो सका कि उन पैसों का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में किया गया था। मतलब पैसों की आवाजाही तो हुई थी, लेकिन उन पैसों का मकसद क्या था, इस पर अभियोजन पक्ष कोई साफ जवाब नहीं दे पाया। इन्हीं के आधार पर अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के पास पर्याप्त सबूत नहीं है, इसलिए आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया जाता है। मालेगांव बम धमाका केस में एक बात बिल्कुल साफ थी, इस केस में सरकार खुद अभियोजन पक्ष थी। यानी जिन लोगों पर आरोप लगे थे उन्हें अदालत में सजा दिलाने की जिम्मेदारी सरकारी एजेंसियों और सरकारी वकीलों की थी, क्योंकि केस उनका था। सरकारी एजेंसियों को चार्जशीट तैयार करनी थी, गवाह जुटाने थे और यह साबित करना था कि जिन लोगों पर आरोप लगे हैं उन्होंने ही धमाके की साजिश रची थी। लेकिन हुआ क्या,
जैसे ही अदालत ने कहा कि सबूत नहीं है और सभी आरोपी बरी हो गए, सरकार के ही लोग इस फैसले पर सबसे ज्यादा खुशी बनाने लगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत एक्स पर लिखा, आतंकवाद भगवा न कभी था, न है, न कभी रहेगा। अब सोचिए, जब सरकार यानी अभियोजन पक्ष ही आरोपियों के बरी होने से खुश है, तो क्या उसने आरोपियों को सजा दिलाने के लिए सबूत सही मायने में जुटाए होंगे? क्या उसने इस केस को वाकई सही ढंग से लड़ा होगा? अब सवाल यह है कि क्या इस केस में सच में सबूत कमजोर थे या फिर जानबूझकर कमजोर किए गए? और आखिर में सवाल यह भी कि उस हमले का जिम्मेदार कौन है? 6 लोगों की जान गई, सैकड़ों जख्मी हुए, एक पूरा शहर दहशत में जीता रहा, पर आज इतने सालों बाद अदालत कहती है कोई दोषी नहीं, सरकार कहती है कोई भगवाधारी आतंकी हो ही नहीं सकता, जांच एजेंसियां कहती हैं सबूत पूरे नहीं थे। तो फिर वो बम मस्जिद के बाहर रखकर कौन गया? वो धमाका किसने किया था? वो 6 लोग किसकी गलती से मरे थे? और जो 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, उनकी तकलीफों का हिसाब कौन देगा? क्या कोई है जिसे अकाउंटेबल ठहराया जा सके? क्या कोई है जिसमें अकाउंटेबिलिटी का थोड़ा सा भी भान है? क्या अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए? आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। शुक्रिया।